हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रेक्षा जैन। वेलकम टू एनरिच माइंड्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के हम ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि पास्ट में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, तो पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में पता क्यों करना है, क्योंकि हम जब प्रेजेंट में रह रहे हैं ना अभी, तो प्रेजेंट में हर एक सिचुएशन जो ऑलरेडी है वो क्या अर्लियर टाइम में भी वैसी ही होती थी, तो ये चेक करना होता है या उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स कि अभी अगर ह्यूमंस हैं तो अर्लियर टाइम्स पे भी क्या सेम ह्यूमंस हुआ करते थे, जो फूड हैबिट्स हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, ये सारा एज इट इज था या फिर कुछ चेंजेस थे, और अगर चेंजेस थे तो कैसे ये चेंजेस इतने ज्यादा हो गए कि एट प्रेजेंट ह्यूमन का फॉर्म डिफरेंट है, फूड हैबिट्स डिफरेंट है एंड डिफरेंट जो सिनेरियोज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लियर है? सो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर सेकेंड हिस्ट्री का, जो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये हमें क्यों पढ़ना है? हिस्ट्री क्या डील कर रही है? अर्लीस्ट पीपल के साथ डील कर रही है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो ये चैप्टर 2 है, इसमें हिस्ट्री का कौन सा एस्पेक्ट देखने को मिलेगा हमें, जब लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे थे फूड की सर्च में। और हम क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे हमें ऐसे लोगों के बारे में पता चला, या फिर कब उन्होंने और कैसे फार्मिंग एंड हर्डिंग की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट की, और चैप्टर एंड हो जाएगा पीपल्स की जो जर्नी थी अर्लियर टाइम पे, जो भी लोग एग्जिस्ट करते थे उनकी जो जर्नी थी बर्थ टू डेथ। एंड इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मेहरगढ़ का। सो हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार्स ट्रेन जर्नी। अब ये चैप्टर होता है स्टार्ट से, क्लास में आपने भी देखा होगा बहुत सारे क्यूरियस स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे ही तुषार है यहाँ पर एक स्टूडेंट। सो ही वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तो तुषार क्या था, अपनी कजिन की वेडिंग के लिए दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, his nose glued to the glass pane. So तुषार को क्या हुआ, विंडो सीट मिल गई। विंडो सीट जिसको भी मिलती बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulders and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" So तुषार को क्या हुआ, विंडो सीट मिल गई, तो वो ग्लास पेन के ऊपर बैठ के क्या कर रहा था, जो सिनेरियो था, ट्रीज थे, हाउसेस थे, वो सब देख रहा था। सो पीछे से उसके अंकल आते हैं एंड उसके शोल्डर टैप करके बोलते हैं, क्या तुमको पता है कि ये जो ट्रेन में तुम बैठे हो ये 150 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, एंड दैट पीपल बिगिन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। एंड लोगों ने बसेस का यूज करना कुछ डिकेड्स पहले ही स्टार्ट किया है। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेरेवर दे वर बोर्न? नॉट क्वाइट। सो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर ये ट्रेन्स नहीं चलते थे तो क्या फिर कोई भी पर्सन को अगर ट्रैवल करना होता था तो वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके कैसे जाते होंगे, या फिर जिधर वो बॉर्न होते थे एंटायर लाइफ वहीं पर रहे? ऐसा था तो नहीं, क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट अगर आपने देखा हो वहां पर भी है कि लोगों ने लाइवलीहुड के सर्च में मूव करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये कैसे हुआ, फर्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं, जो कि है द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन मूव। सो क्यों वो मूव करने लगे थे जो अर्ली पीपल थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो हमें सब कॉन्टिनेंट में ऐसे लोगों के बारे में भी पता है, पढ़ा हुआ है, जो कि 2 मिलियन ईयर्स पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर और गैदरर्स। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम जो है हम उन्हें क्या बोलते हैं, हंटर या फिर गैदरर्स बोलते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो हम इन्हें हंटर गैदरर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उस फॉर्म में या उस वे मेथड से अपना फूड इकट्ठा कर रहे हैं। कैसी मेथड है? जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs। तो जनरली वो क्या करते हैं, या तो वाइल्ड एनिमल को हंट कर रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं, फिशेज या बर्ड्स को पकड़ते हैं, या इसके अलावा जो फ्रूट्स है, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स या एग को इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। तो हंटर गैदरर्स क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर रहे हैं तो एक ही प्लेस पर स्टिक हो जाते हैं, वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं एंड वहां पर जाके हंटिंग एंड गैदरिंग की प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, तो बहुत सारे रीजंस हैं। First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. तो अगर वो एक प्लेस पर ज्यादा टाइम के लिए रुकते हैं, सो क्या है, वो जितना भी फूड उन्होंने गैदर किया हुआ है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा एंड साथ साथ जिस भी एरिया से उन्होंने फूड गैदर करना स्टार्ट किया है तो कुछ टाइम बाद वो रिसोर्सेज जो होंगे या वहां पर जो प्लांट और एनिमल के रिसोर्सेज होंगे वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट भी नहीं हो बोल सकते हम यहाँ पर, वो फिनिश हो जाएंगे पूरे, क्योंकि जो भी हंटर और गैदरर्स होंगे ना उनकी फैमिलीज भी होंगी तो वो पूरे फूड एंड प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज जो उसको कंज्यूम कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उन्हें किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा फूड सर्च के लिए। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves। तो सेकेंड रीजन क्या है कि हंटर और गैदरर्स मूव करते हैं क्योंकि एनिमल्स जो है वो भी एक प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कर रहे हैं, या तो वो स्मॉलर प्रे, कोई लार्ज एनिमल है और कोई बड़ा एनिमल है तो वो छोटे एनिमल की सर्च में है, या फिर जो डियर एंड वाइल्ड कैटल्स होते हैं वो ग्रास के सर्च में भी जाते हैं। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। इसीलिए अब जब एनिमल मूव कर रहा है तो अगर एनिमल को हंट करने वाला जो पर्सन है उसे भी मूव करना ही पड़ेगा ना, कि अगर एनिमल को हंट करने के लिए चाहिए है तो एनिमल होना चाहिए। अब एनिमल मूव करेगा तो हंटर को भी मूव करना पड़ेगा। थर्ड रीजन क्या आ जाता है, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो हर एक प्लांट का ना एक सर्टेन टाइम होता है जिसमें वो फ्रूट्स बेयर करते हैं। तो अब अगर ये प्लांट एंड ट्रीज में डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट्स आ रहे हैं, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plant। इसीलिए सीजनल मूवमेंट भी होती है कि एक सीजन में किसी एक सिटी में है या टाउन में है जहां पर जो प्लांट्स है उनमें फ्रूट्स है, अब नेक्स्ट सीजन में अगर उन प्लांट्स में फ्रूट नहीं आ रहा है तो दूसरी सिटी चले जाएंगे जहां पर प्लांट्स में फ्रूट हो। फोर्थ, नेक्स्ट रीजन क्या आता है, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो क्या इसके अलावा एक और रीजन क्या है, क्यों मूव कर रहे हैं लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। और वाटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेक्स, स्ट्रीम्स जो होते हैं, झरने होते हैं एंड रिवर्स। तो इन सारे रिसोर्सेज में वाटर प्रेजेंट होता है। वाइल Many rivers and lakes are perennial with water throughout the year। तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड आता है perennial, इसको आप अंडरलाइन करना है ना, डेफिनेशन में यहाँ दी हुई है the rivers with water throughout the year। तो रिवर्स और लेक्स जिनमें वाटर पूरे ईयर रहता है वो कौन सी रिवर्स होती है या फिर लेक्स होते हैं, पेरिनियल होते हैं। अदर आर सीजनल, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट रीजंस देखे। फर्स्ट रीजन क्या था कि अगर जिस एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वहां के सारे प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे तो मूव करना पड़ेगा। सेकंड रीजन क्या देखा, क्योंकि एनिमल्स में भी मूवमेंट शो होती है और एनिमल अगर मूव करेगा तो फिर जो उसको हंट करने वाला है उसको भी मूव करना पड़ेगा। थर्ड रीजन हमने देखा कि प्लांट एंड ट्रीज में कुछ डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट होते हैं। तो अब अगर एक टाउन में रह रहे हैं वहां पर के प्लांट्स में सिर्फ एक ही सीजन में फ्रूट्स आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट सीजन में क्या करना पड़ेगा, दूसरे टाउन जाना पड़ेगा जहाँ के ट्रीज एंड प्लांट्स में फ्रूट्स हो। एंड फोर्थ रीजन क्या हो गया कि प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सबको वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब कुछ लेक्स तो ऐसे होते हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर होता है, कुछ लेक्स या रिवर्स उनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल लेक्स और पेरिनियल रिवर्स। बट कुछ लेक्स और रिवर्स ऐसे होते हैं जहां पर कुछ सीजन्स में ही वाटर होता है। सो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, वन सिटी या फिर वन रिवर बैंक टू अनदर रिवर बैंक जाते हैं जिससे कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो फुलफिल हो पाए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि वाई पीपल आर मूविंग, क्यों लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, तो उसका रीजन यहाँ पर हमें मिल गया, 4 रीजन हमें मिले। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। तो अब ये लोग मूव कर रहे थे अगर, तो इनके बारे में पता कैसे चला। आर्कियोलॉजिस्ट हैव
found some of the things hunter gatherers made and used। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहाँ पर, चैप्टर 1 में। तो रिकॉल करना जरूरी है कि आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। सो ऐसा पर्सन जो कि आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी जो है वो ह्यूमन पास्ट की स्टडी है जो कि अर्लियर टाइम के जो भी रिमेन्स और मटेरियल्स है उसकी स्टडी करके ह्यूमन पास्ट को आइडेंटिफाई जो करते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। एंड इसकी जो स्टडी होती है ह्यूमन पास्ट की बाय यूजिंग द मटेरियल्स रिमेन इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड किया? सम ऑफ द थिंग्स ह्यूमन गैदरर हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। सो कई सारी चीजें थी जो हंटर और गैदरर्स ने बनाई थी एंड यूज की थी, तो वो उसके रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं और उससे आइडेंटिफाई किया कि ये पीपल कहाँ एग्जिस्ट करते थे। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best। तो क्या था उस टाइम पे जो हंटर और गैदरर्स थे उन्होंने टूल्स बनाए होंगे ना, अगर उन्हें हंटिंग करनी है या इवन गैदरिंग भी करनी है तो उसके लिए कुछ टूल्स हुआ करते थे। तो ये टूल्स जो थे वो स्टोन, वुड या फिर बोन से बने। किससे बने ये टूल्स? स्टोन से, वुड से एंड बोन से। और सबसे ज्यादा टाइम तक कौन से टूल सर्वाइव किए? स्टोन से बने हुए टूल सर्वाइव किए। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू cut meat and bones, scrape bark from trees and hides animal skins, chop fruits and roots। तो कुछ ऐसे स्टोन टूल्स भी थे जो कि मीट एंड बोन को कट करने के लिए भी यूज होते थे, या फिर जो ट्रीज की बार्क होती थी उसको स्क्रैप करने के लिए, निकालने के लिए यूज होते थे। एंड एनिमल स्किन्स जो होती हैं, हाइड्स, उसको कट करने के लिए भी यूज होते थे। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, तो फ्रूट को चॉप करने के लिए भी टूल्स, अभी क्या होता है नाइफ होता है, तो अर्लियर टाइम पे भी स्टोन, वुड या बोन से बने हुए टूल्स हुआ करते थे। सम मे हैव इवन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। एंड कुछ स्टोन के टूल्स ऐसे भी थे जिनमें वो बोन या फिर वुड का हैंडल लगाया हुआ था। टू मेक स्पीयर एंड एरोज फॉर हंटिंग। एंड उसमें क्या कर दिया था? बोन या फिर वुड का हैंडल लगा के उसे स्पीयर बना दिया था या फिर एरो बना दिया था। और ये स्पीयर और एरो क्या होते हैं? ये डिफरेंट टूल्स होते हैं हंटिंग के लिए। Other tools were used to chop wood, which was used as firewood। So कुछ ऐसे भी tools थे जो wood chop करने के लिए use किए जाते थे, and wood किस लिए use होती थी? firewood के form में। Wood was also used to make huts and tools। तो wood के uses क्या क्या थे? huts बनाने में use होती थी, tools बनाने में, and as firewood use होती थी। So tools का use बहुत सारी चीजों के लिए था, hunting के लिए था, wood cut करने या chop करने के लिए था, bark scrap करने के लिए था, इसके अलावा meat and bone को cut करने के लिए था, फ्रूट्स और रूट को चॉप करने के लिए था। अभी यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं हम, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, फर्स्ट इज लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पर जो दिया हुआ है किस लिए यूज होते हैं? ग्राउंड को डिग करने के लिए, जिससे कि जो एडिबल रूट्स होती हैं वो कलेक्ट की जा सके। एंड सेकेंड दिया हुआ है स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। एंड यहाँ पर जो टूल है वो क्यों यूज हो रहा है? उसकी हेल्प से जो एनिमल स्किन से क्लोथ्स बनते हैं उनकी स्टिचिंग की जा रही है। क्लियर हुआ? सो कैसे पता चला कि ये पीपल मूव करते थे या फिर इनके बारे में मूव नहीं भी किया तो क्या और इंफॉर्मेशन हमें मिली? आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ मटेरियल रिमेन्स जो थे उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई किया कि अर्लियर टाइम में भी कुछ टूल्स हुआ करते थे एंड उन टूल्स के डिफरेंट यूजेस आइडेंटिफाई किए। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब कैसे चूज किया कि भाई कहाँ पर रहना है, कौन सी ज्यादा सुटेबल प्लेस होगी? सो लुक एट मैप 2 below। All the places marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places, only some are shown on the map। So map 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें क्या है? जितनी भी places marked है रेड ट्राइंगल से, दिस वन एंड दिस वन। सो यहाँ पर 3 प्लेसेस हमें दिख रही हैं जो कि रेड ट्राइंगल से मार्क्ड हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो रेड ट्राइंगल से मार्क्ड प्लेसेस है ना, यहाँ से ही कुछ हंटर और गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ पूरे इंडिया में ये 3 प्लेसेस ही हैं जहाँ पर हंटर और गैदरर्स थे, सिर्फ कुछ ही एविडेंसेस मिल पाए हैं। इसके अलावा काफी और प्लेसेस भी हैं जहाँ पर ये हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। एंड काफी सारे
जो साइट्स थी वो वाटर सोर्सेज के पास थी, रिवर्स एंड लेक्स के पास थे। सो यहाँ पर ये जो मैप दिया हुआ है सम इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो इस मैप में कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो रेड ट्राइंगल्स थे वो क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ से हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले। सो वन इज भीमबेटका, सेकेंड वन इज हंसकी एंड थर्ड वन इज कर्नूल केव्स। सो ये 3 प्लेसेस ऐसे थे जहाँ से हंटर और गैदरर्स के एविडेंसेस मिले एंड एट प्रेजेंट ऑल्सो दे आर अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या है, टूरिस्ट जाते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि वहां पर जो स्टोन्स हैं एंड जो माउंटेन्स और केव्स हैं उनमें क्रेविंग्स हैं एंड स्कल्पचर्स बने हुए हैं। क्लियर? अब कंटिन्यू करते हैं हम कि और कैसे डिसाइड करते हैं कि किस प्लेस पर रहना चाहिए। तो आगे है, एज स्टोन टूल्स फॉर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल। तो एक और रीजन, एक और ऑप्शन क्या है कि कैसे चूज किया जाए कि कहाँ पर रहना है, तो वो ऐसी जगह सिलेक्ट करते थे जहां पर अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिले। एंड वो अच्छी क्वालिटी का स्टोन क्यों चाहिए था? जिससे कि प्रॉपर्ली टूल्स बन सके। सो कैसे डिसाइड किया लोगों ने कि कहाँ पर रहना है? फर्स्ट उन्होंने देखा कि किसी भी एरिया में वाटर सोर्सेज हो, दैट मीन्स कि रिवर्स एंड लेक्स हो, या फिर सेकेंड अच्छी क्वालिटी ऑफ जो स्टोन से वो अवेलेबल होगा क्योंकि इस क्वालिटी ऑफ स्टोन से हंटिंग ईजी हो जाती है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो देखते हैं हम। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। तो रॉक पेंटिंग्स क्या है, क्या हमें बताते हैं ये? अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। अब ये क्या है, एक पेंटिंग है रॉक शेल्टर में, इसको डिस्क्राइब करना है। सो मेनी ऑफ द केव्स इन व्हिच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। तो क्या है, बहुत सारी केव्स इंडिया में ऐसे हैं जहां पर वॉल्स पे पेंटिंग्स बनाई हुई हैं एंड ये पेंटिंग्स प्रेजेंट टाइम पे नहीं बनाई है, पास्ट से ही ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और कुछ पेंटिंग्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, कि जैसे यहाँ पर ही जो पेंटिंग है वो दिया हुआ है कि वाइल्ड एनिमल की हंटिंग की जा रही है या फिर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वाइल्ड एनिमल को ड्रॉ किया गया है। तो बहुत अच्छे पेंटिंग्स के एग्जाम्पल कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? मध्य प्रदेश में एंड सदर्न उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? भीमबेटका में। यहाँ पर दिया भी हुआ है फिर से, भीमबेटका इज प्रेजेंट डे इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। दिस इज एन ओल्ड साइट विद द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to the Narda Valley. Can you think of why people choose to live here? तो भीमबेटका जो केव्स थी वहां पर क्या था, बहुत पुरानी साइट है जो एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में है एंड एक केव्स एंड रॉक शेल्टर है। तो लोग यहाँ पर क्यों रहते थे? क्योंकि रेन, हीट एंड विंड से प्रोटेक्ट कर सकते थे। यहाँ का जो केव्स का स्ट्रक्चर बना हुआ था वो ऐसा था कि लोगों को जो भी वहां पर रहते थे ना, उनको रेन से भी प्रोटेक्ट कर रहा था, हीट से भी एंड विंड से। और इसके सराउंडिंग में नर्मदा वैली भी थी जिससे कि वाटर भी मिल रहा था। सो दोनों रीजन हो जाते हैं कि नियर बाय वाटर है, वाटर सोर्स है, उसके अलावा शेल्टर मिल रहा है एंड गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन भी मिलता है। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग अबाउट फायर। सो अच्छा, फाइंडिंग अबाउट फायर पढ़ने के पहले हम यहाँ पर देखते हैं साइट्स दिया हुआ है जो आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। तो साइट्स कौन सी प्लेसेस होती हैं जहां पर टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग के रिमेन्स मिले। दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो ये क्या हुआ, लोगों ने, जैसे अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो तो काफी बार क्या होता है ना कि आपको कोई सामान छूट जाता है और कई बार हम इंटेंशनली जो डस्टबिन में गार्बेज ना डाल के ऐसे ही स्कैटर्ड गार्बेज होता है आप नहीं डालते हो, तो कोई और पर्सन को आपने जरूर देखा होगा कि गार्बेज जो ऐसे डंप कर देते हैं, डस्टबिन में भी नहीं डालते हैं। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल कि अगर कोई भी पर्सन कहीं भी जा रहा है और वहां पर वो अपना गार्बेज रोड पे डंप कर देता है या अपना कोई इसेंशियल्स रोड पे डंप कर देता है एंड बहुत टाइम के बाद वहां पर कोई एक नया प्लैनेट से पर्सन आएगा या फिर नई जनरेशन का पर्सन आएगा, तो वो उस चीज को देख के आइडेंटिफाई कर सकता है ना कि हाँ ठीक है, यहाँ पर एक कोई ह्यूमन बींग आया था, उस ह्यूमन बींग के ये ट्रेड से कैसे पता चलेगा, फूड हैबिट्स पता चल सकती है अगर फूड का कुछ भी रिमेन्स वहां पर छोटा हुआ था तो, या फिर अगर कोई गैजेट छूट जाता है तो उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ उस टाइम पे जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो ये गैजेट्स यूज कर रहे थे। तो सेम हुआ है पास्ट में।
कि जो भी अर्ली मैन यूज कर रहा था टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, उसके रिमेन्स फाइंड आउट किए जाते हैं एंड वो जो रिमेन्स मिलते हैं उससे ही आइडेंटिफाई किया जाता है फर्दर कि पास्ट में क्या लाइफस्टाइल था। दीज मे बी फाउंड इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। सो ये कहाँ मिलते हैं? या तो अर्थ की सरफेस पे मिल जाते हैं, बहुत अंदर मिलते हैं अर्थ में, या फिर वाटर में मिलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर एंड आगे के जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के उनमें हमें और पता चलेगा कि कौन से ये साइट्स होते हैं। अभी जो टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, फाइंडिंग अबाउट फायर। तो फायर के बारे में कैसे फाइंड आउट हुआ? फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2 पेज नंबर 13, ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। सो ये सेकंड पेज पे जो हमने मैप देखा था उसमें 3 केव्स देखी, हुंसगी, भीमबेटिका एंड थर्ड वन थी वो कर्नूल केव्स। तो कर्नूल केव्स में एश के ट्रेसेस मिले। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि अगर एश है दैट मीन्स कि फायर भी रहा ही होगा। तो अर्ली जो ह्यूमंस थे एंड अर्ली पीपल थे वो भी फायर यूज करते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। तो फायर के बहुत सारे यूजेस है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है? लाइट दे रहा है। जैसे सनलाइट आती है ना, ऐसे ही फायर भी क्या करता है, नाइट के टाइम पे या फिर ऐसे एरियाज में जहां पर डार्कनेस है वहां पर लाइट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा फूड कुक करने के लिए एंड अर्ली टाइम पे मीट रोस्ट करने के लिए एंड एनिमल्स को स्कैर करने के लिए भी यूज की जाती है फायर को। क्योंकि काफी जगह अगर आपने टीवी में ही देखा होगा कि कोई भी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं ना जब, तो वो अपने सराउंडिंग में जो कॉटेज होती है उसके सराउंडिंग में फायर लगा लेते हैं, बोन फायर काइंड ऑफ, कि कोई भी एनिमल जो है वहां पर ना आए और इनकेस अगर आता है सो वो डर के चला जाए। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे? और हम अभी अगर बात करें तो हम फायर को यूज करते हैं। सो फायर हम जनरली फूड कुक करने के लिए यूज करते हैं और फायर की जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो फिर अलग जगह यूज होते हैं। हॉट एयर बलून में यूज होता है, इसके अलावा वेल्डिंग के लिए यूज होता है, हाई टेम्परेचर, और इवन अभी भी एनिमल को स्केयर करने के लिए फायर का यूज किया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि फायर के बारे में कैसे पता चला। अब आता है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ? अबाउट 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition। तो 12,000 years पहले क्या कंडीशन थी कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट में चेंज आए एंड क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से जो वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट हुआ। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। तो जब कंडीशंस वार्म हुई तो ग्रासलैंड डेवलप होना स्टार्ट हो गए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। तो काफी सारे एरियाज में क्या चीज हुई कि ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने से के अलावा जो डियर का, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल्स का नंबर था वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे, उनको फूड सफिशिएंट मिलने लगा था। इसलिए ये एनिमल्स क्या किए, सर्वाइव करे एंड इनका नंबर इंक्रीज हो गया। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। So, अब जब हर्बीवोरस एनिमल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा था तो इन टर्न जो कार्निवोरस या फिर ओमनीवोरस एनिमल्स हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट होते हैं उनका नंबर भी इनडायरेक्टली इंक्रीज होने लगा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पर ये एनिमल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। एंड इससे क्या हुआ कि ये जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे जब वो अटैक करने लगे थे, हंट करने लगे थे हर्बीवोरस एनिमल्स को, डियर, कैटल, शीप को, सो फिर ये जो दूसरे एनिमल्स है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर गोट, शीप, कैटल जो थे वो हर्ड्स में ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते थे। और इसके अलावा जो ह्यूमंस थे वो भी इन एनिमल्स को रियर करने लगे थे। एंड रियर कैसे करते थे, कुछ एनिमल्स का ग्रुप बना लिया एंड उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड। तो ये हर्डिंग एंड रियरिंग भी स्टार्ट कर दी गई थी। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, एंड फिर फिशिंग भी इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि फिशिंग से क्या हो रहा था, फूड मिल रहा था। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो हर्डिंग की स्टार्ट कैसे हुई, जब 12,000 ईयर्स पहले क्लाइमेट का चेंज हुआ, कंडीशंस थोड़ी सी वार्म हुई तो ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ। ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने से जो हर्बीवोरस एनिमल है उनका नंबर इंक्रीज हुआ। हर्बीवोरस एनिमल्स का नंबर इंक्रीज हुआ तो पीपल जो भी उस एरिया में रहते थे उन लोगों ने क्या किया, उनके ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिए, हर्ड्स बनाए। एंड फिर जो भी पर्सन ये हर्ड्स
की टेक केयर करते थे या फिर उनको कलेक्टिवली ह्यूमन यूज के लिए उनको रियर करते थे, उनको क्या बोलते थे, हर्डर्स बोलते थे। एंड साथ साथ इसके अलावा और क्या हो रहा था, फिशिंग भी हो रही थी। और फिर जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनका नंबर भी इंक्रीज हो गया बिकॉज कैटल शीप का नंबर इंक्रीज हो रहा था। अब क्या आता है कि हर्डिंग तो स्टार्ट हुई और फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई इसके बाद। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent। So क्या था, उस अर्लियर टाइम में ही काफी सारे प्लांट्स ऐसे भी थे जिनमें ग्रेन्स थे। प्लांट्स के अलावा जो ग्रासेस थे उनमें क्या थे, ग्रेन्स एग्जिस्ट कर रहे थे। व्हीट इंक्लूड था जिसमें बार्ले, राइस, ये सारे नेचुरली किसी अलग अलग पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के ग्रो कर रहे थे। Men, women and children probably collected these grains and food and learned where they grew and why they when they ripened। So ये जो grasses से grains इमर्ज हो रहे थे उसको वहां के लोगों ने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन ने उनको कलेक्ट किया ग्रेन्स को एंड फिर ये आइडेंटिफाई किया और पता लगाया कि कैसे ये ग्रेन्स और ग्रासेस ग्रो कर रहे हैं और कितना टाइम इनको राइप होने में लगता है। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो अभी तो क्या हुआ, पहले कि नेचुरली ग्रो कर गए प्लांट्स, उसके बाद वहां पर जो लोग रह रहे थे मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, उन्होंने ये प्रोसेस आर्टिफिशियली, दैट मीन्स कि अपने आप से स्टार्ट करने का भी सोचा कि अगर नेचुरली ग्रास से ग्रेन ऑब्टेन हो रहा है तो अगर हम इसको क्रॉप को या ग्रेन्स को फिर से कल्टीवेट करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगी, क्रॉप्स एंड ग्रेन्स आ जाएंगे। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। तो ऐसे ही क्या हुआ, वहां के जो मेन एंड वुमेन थे वो फार्मर्स बन गए। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. So लोगों ने और इसके बाद क्या स्टार्ट किया कि एनिमल्स को ना वो टेम करते थे। कैसे कि अपने जो हाउसेस थे उसके नियर बाय एनिमल्स के लिए फूड छोड़ देते थे, फिर उसके बाद जब एनिमल्स वहां पर आते थे तो उनको हंट कर लेते थे। और सबसे पहले जो एनिमल को टेम करना स्टार्ट किया वो कौन सा था, वाइल्ड एंसेस्टर था डॉग का। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स that were relatively gentle to come near the camps where they lived। and इसके साथ साथ यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या करना स्टार्ट किया था लोगों ने कि एनिमल्स को एज जो अभी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, घर पे हम रखते हैं। तो सेम वैसा ही अर्लियर टाइम पे भी करते थे। क्या कर रहे थे लोग, एनिमल्स को टेम कर रहे थे, दैट मीन्स अपने घरों पे पालतू बना के रख रहे थे, डोमेस्टिक बना के रख रहे थे। क्लियर है। सो पेट एनिमल, टेम्ड, डोमेस्टिक, कोई भी वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर होम एनिमल। तो कैसे किया, इसके लिए उन्होंने एनिमल्स को फूड प्रोवाइड किया नियर बाय अपने, जिससे कि एनिमल्स वहां पर आके अट्रैक्ट हुए एंड फिर वो धीरे धीरे बाकी और जो दूसरे जेंटल एनिमल्स थे उनको भी अपने कैंप के नियर बाय रखने लगे थे। तो सबसे पहले कौन सा एनिमल को टेम करना स्टार्ट किया था, जो डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था। और एट प्रेजेंट भी अगर आप देखेंगे कि डॉग को बहुत सारे जगह लोग पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल बना के रखते हैं। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। और इसके अलावा शीप हुई, गोट, कैटल्स को अगर आप जनरली देखोगे ना रोड्स पे तो ये हर्ड्स में ही रहते हैं। एंड इसके अलावा इनका फूड क्या होता है, ग्रास। ऑफन people protected these animals from attacks by other wild animals। This is how they become herder। तो कोई भी पर्सन हर्डर कैसे बना, तो वो ये सारे जो ग्रुप ऑफ एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी भी वाइल्ड एनिमल के अटैक से। तो क्या हुआ, वो टेक केयर कर रहे हैं एंड साथ साथ अगर उनसे कोई बेनिफिट मिल रहा था तो वो भी ले लेते थे। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, वो हर्डर्स बन गए। सो सिंपल है कि हर्डर्स बनने की प्रोसेस एंड फार्मर बनने की प्रोसेस क्लियर हो गई यहाँ पर। क्योंकि हर्डर्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि एनिमल का जब ग्रुप था तो उस एनिमल के ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे थे वाइल्ड एनिमल से, तो जो भी पर्सन ऐसा कर रहा था वो हर्डर बन गया। एंड फार्मिंग कैसे आई, जब देखा कि कुछ ग्रासेस से ग्रेन्स मिल रहे हैं, और वो ग्रेन्स कौन से थे, व्हीट, बार्ले, राइस। तो जब ये नेचुरली सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में ग्रो कर सकते हैं तो क्यों ना इन्हें आर्टिफिशियली भी ग्रो कराया जाए, मतलब ह्यूमन एफर्ट्स लगा के इनको ग्रो कराया जाए। क्लियर है। सो ऐसे फार्मिंग एंड हर्डिंग बिगनिंग हुई। अब आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड।
सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट एनिमल जो टेम करना स्टार्ट किया, पैट एनिमल बनाना, वो डॉग ही क्यों था? रीजन ये हो जाता है कि डॉग थोड़ा सा साइज में स्मॉल होता है, इजीली भी रख लिया जाता है। और इसके अलावा अब आप बोलोगे स्मॉल साइज तो गोट का भी हो सकता है, शीप भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो इसका रीजन ये आ जाता है कि डॉग जो है वो एक इंटेलिजेंट एनिमल है। अगर दूसरे एनिमल के से कंपेयर किया जाए, जैसे गोट, शीप, पिग, इनसे कंपेयर किया जाए, डॉग जो है वो जनरली इंटेलिजेंट होता है एंड लॉयल भी होता है। दैट इज वाई डॉग को ही टेम करना स्टार्ट किया इनिशियली। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो देखो आप, लोगों ने मूव करना स्टार्ट हुआ, सेटल होने लगे ऐसे एरियाज में जहां पर उन्हें वाटर सोर्स मिल रहा है, स्टोन मिल रही है, फिर एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से फार्मिंग एंड हर्डिंग आई। तो ये सब जब चेंजेस हुए तो न्यू लाइफ का फॉर्म हुआ। सो न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है? If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. तो अगर आप किसी सीड को प्लांट कर रहे हो तो आप कुछ टाइम बाद क्या नोटिस करोगे कि वो ग्रो करने लगता है। सो अब कई बार उसको ग्रो होने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ वीक्स लग जाते हैं, कुछ मंथ लगते हैं, और कुछ प्लांट्स को ग्रो होने में कुछ बहुत सारे ईयर्स भी लगते हैं। When people begin growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened। तो अब लोगों ने क्या सोचा कि अगर प्लांट्स ग्रो करना है तो 1-2 दिन में ग्रो हो जाए, ठीक है, वीक्स में ग्रो हो जाएगा तो ठीक है, बट अगर उसको मंथ्स, 2 और 3 मंथ्स लग रहे हैं ग्रो होने में, तो क्या करना पड़ेगा? प्लांट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम वाटरिंग करना पड़ेगा, वाटर इरिगेशन करना पड़ेगी। अब प्लांट्स के साथ जो वीडिंग वर्ड है ना, यहाँ पर प्लांट्स के साथ क्या होता है ना, कई बार अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं जो किसी भी यूज के नहीं होते हैं। तो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो रहे हैं तो आप ये सोचोगे कि क्या जरूरत है उनको रिमूव करने की। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, ये प्लांट के साथ कॉम्पिटिशन में रहते हैं। दैट मीन्स कि जो भी फूड एंड न्यूट्रिशन मिल रहा है सॉइल से, उसके लिए फाइट करते हैं ये जो प्लांट होते हैं, वीड्स। दैट इज वाई इनको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इसके अलावा जो बर्ड्स एंड एनिमल्स प्लांट को आके डिस्ट्रॉय ना कर दे, उनको भी देखना पड़ता है जब तक कि ग्रेन राइप ना हो जाए। तो इसीलिए अगर क्रॉप को ग्रो करना है तो थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पर भी लगाने पड़ेंगे कि उसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही रहना पड़ेगा थोड़े दिन। एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली। और उसके बाद जब ग्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा पूरा, तो फिर उस ग्रेन को यूज करना भी बहुत उसका केयरफुली यूज करना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो ग्रेन्स है उसका यूज कैसे कैसे हो सकता है वो दिया हुआ है। तो ये कोई ग्रेन है, इसको एज अ सीड यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगेन जब इसकी क्रॉप को कल्टीवेट करना है तब यूज किया जा सकता है। एज फूड यूज किया जा सकता है, क्योंकि ग्रेन है तो वो क्या करेगा, फूड सप्लीमेंट बनेगा। देन गिफ्ट देने के लिए कई बार, अभी तो नहीं चलता है ये मॉडर्न टाइम में, बट अर्लियर टाइम में काफी ज्यादा ऐसा होता था कि गिफ्ट्स में ग्रेन्स ही दिए जाते थे। एंड इसको सीड्स के फॉर्म में, जो ड्राई फॉर्म होता है उसके फॉर्म में एज अ फूड भी स्टोर कर लिया जाता है। तो सीड्स के काफी सारे यूजेस हो जाते हैं। Now, as grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it। अब जब ग्रेन्स को पता है कि स्टोर करना ही है, चाहे वो फूड के लिए हो या फिर सीड के लिए हो, तो इसीलिए लोगों ने उसको स्टोर करने के नए नए तरीके ढूंढना स्टार्ट किए। इन मेनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। सो क्या करना स्टार्ट किया, काफी सारे एरियाज में उन्होंने क्ले पॉट्स बनाने लगे, बास्केट बोव करने लगे, एंड पिट्स जो होती हैं वो डग करने लगे ग्राउंड में। तो ये बहुत सारी जो चीजें थी वो चलने लगी। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो क्या आपको लगता है कि जो हंटर और गैदरर्स थे इन्होंने ही ये पॉट यूज किए होंगे और बनाए होंगे? और अगर लगता है हाँ, तो इसका रीजन भी देना है। तो यस, तो सभी ने अभी तक सोच ही लिया होगा और काफी सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन है। तो क्या रीजन है कि ये जो हंटर और गैदरर्स थे, अब हंटर ने एनिमल को हंट किया या गैदरर ने ग्रेन्स और फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट किए, तो उसको स्टोर करने के लिए भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, पॉट बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसके अलावा मेजरली पॉट कौन बनाते थे? जो पॉटर्स होते हैं। क्लियर? सो जो भी लोग जिनको स्टोर करना है फूड को या फिर ग्रेन्स को, उन्हें क्या यूज करना पड़ता था? क्ले से जो बने पॉट्स होते थे या फिर जो वोवन बास्केट्स थी। तो कई बार जो हंटर और गैदरर्स होते हैं, अगर इनको नहीं आते थे ये काम, तो कौन करता था? पॉटर्स करते थे। सो क्लियर हो गया यहाँ पर कि हंटर एंड गैदरर्स ने पॉट यूज किए एंड बनाए। उसका रीजन क्या था? क्योंकि उनको जो भी वो फूड
कलेक्ट कर रहे थे वो स्टोर करना था, और स्टोर करने के लिए क्या जरूरी है, कंटेनर, जो कि यहाँ पर कंटेनर का फॉर्म क्या है, पॉट है। देन नेक्स्ट आता है स्टोरिंग एनिमल्स। अब ग्रेन्स तो स्टोर हो गए पॉट में, एनिमल्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, वो नेचुरली रिप्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर एनिमल्स के साथ क्या है, बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो अगर एनिमल्स की प्रॉपर केयर की जाए तो एनिमल से मिल्क मिल सकता है, और मिल्क जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड का सोर्स है, और इसके अलावा मीट भी मिलता है, तो जब भी रिक्वायर्ड होता है तो ये ऑब्टेन किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड। सो इसीलिए जो एनिमल्स को रियर करते हैं वो ऐसे स्मार्टली किया जाता है, जो हर्डर्स होते हैं ना वो भी सिर्फ ऐसे ही एनिमल को रियर करते हैं जो कि फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करे या फिर फूड स्टोर करने में हेल्प करे। अपार्ट फ्रॉम फूड, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? सो इसके अलावा और क्या चीजें हैं, जैसे यहाँ पर मिल्क है, मीट है, तो इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो एनिमल से ऑब्टेन की जा सकती हैं। सो एनिमल की जो स्किन होती है उससे क्लोथ्स बन जाते हैं, बोन से टूल्स बनते हैं, एंड इसके अलावा एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कार्ट पुलिंग जो होती है, फील्ड को प्लग करने के लिए यूज किया जाता है। सो एनिमल्स के बहुत सारे यूजेस प्रेजेंट टाइम पे भी हैं, और अर्लियर टाइम्स पे जनरली फूड स्टोर करने के लिए, जो स्टोर फूड था वो ऑब्टेन करने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए या फिर टूल्स बनाने के लिए एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट यूज किए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो फार्मर्स एंड हर्डर्स तो हमने देखा है कि कैसे आए, बट फर्स्ट जो थे फार्मर्स एंड हर्डर्स वो कब आए और कैसे आए। टर्न टू मैप 2। अब अगर हम मैप 2 की तरफ जाएं, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो हम जाते हैं पेज नंबर 13 पे, जहां पर मैप 2 गिवन है। सो मैप 2 में हमें क्या देखना है कि ये जो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, क्या था यहाँ पर, वेयर ईच नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। तो ब्लू स्क्वायर्स में क्या देखने मिलेगा, ऐसे साइट्स हैं जहां पर किस चीज का एविडेंस मिला, अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स का। तो आप यहाँ पर ये देखो, ब्लू स्क्वायर्स न्यूलिथिक साइट, चिरांद, कोल्दिवा, मेहरगढ़, दाउगजली, हादिंग, देन यहाँ पर पय्यानपल्ली, देन हलू, और इसके अलावा मेहरगढ़, बुरजाउम। तो ये सारे जो ब्लू स्क्वायर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या मिले, यहाँ पर फार्मिंग एंड हर्डिंग के एविडेंसेस मिले। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में मिले, ये सब कॉन्टिनेंट जो था पूरा का पूरा वहां भी मिल रहे थे, जो पाकिस्तान चाइना एरिया था। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। सो ये और पर्टिकुलरली कहां पर थे, नॉर्थ वेस्ट में थे, जो कि प्रेजेंट डे में कश्मीर है, एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया पार्ट में थे। To find out whether these sites were settlement of farmers and herders, scientists study evidences of plant and animal bones. तो ये find out करने के लिए कि ये जो sites थी वो farmers and herders के settlement के लिए थी, तो scientists ने क्या study किया, plants and animals की bones की जो evidences थे वो study करना start किए. One of the most exciting finds include remain of burnt grains. एंड सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो फाइंडिंग थी वो क्या थी, उसमें बर्न्ट ग्रेन्स के रिमेन मिले थे। दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। तो ये जो ग्रेन्स थे या तो इनको बर्न इंटेंशनली किया होगा या फिर ये एक्सीडेंटली बर्न हो गए होंगे। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दीज ग्रेन, साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो इससे क्या पता चला, एटलीस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो ग्रेन्स हैं वो बहुत सारे क्रॉप्स के जो ग्रेन्स है वो ऑब्टेन हुए, उनके रिमेन्स मिले, एंड ये क्लियर हो पाया कि सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक टाइप के नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जो थे वो ग्रो हो रहे थे। एंड इसके अलावा
जो डिफरेंट एनिमल की बोन्स थी वो भी डिफरेंट आइडेंटिफाई की। अब आता है क्या, टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ। अब जब हमें पता चल गया कि फार्मर एंड हर्डर्स कब आए, कहाँ आए, नॉर्थ वेस्ट में एंड साउथ ईस्ट इंडिया में आए, देन कैसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई, हर्डिंग की प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई और लाइफ जो है वो थोड़ा सा चेंज होने लगी। और अब आगे यहाँ पर क्या हो रही है, लाइफ थोड़ा सा सेटल होती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ड्स और हाउसेज एट सम साइट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, हर्ट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिले। कुछ साइट्स पे ऐसे ट्रेसेस और ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे पता चलता था कि यहाँ पर पहले हर्ट या फिर हाउस बनाया हुआ था। फॉर इंस्टेंस इन बुरज़ाहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर। तो बुरज़ाहोम कहाँ पर है, प्रेजेंट में कश्मीर में है। पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच आर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम। तो क्या बिल्ड किया, वहां पर पिट हाउस बिल्ड किए जिनको ग्राउंड में डिग करके बनाया जाता था एंड वो जो स्टेप्स थी विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम एंड उसमें स्टेप्स के थ्रू अंदर जाते थे। दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर एंड ये क्या करते थे, कोल्ड वेदर के टाइम पे शेल्टर प्रोवाइड करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स व्हिच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने और क्या फाइंड आउट किया कि जो कुकिंग हट्स होते थे, जैसे अभी हम देखें तो गैस सिलेंडर्स जो होते हैं, गैस स्टोव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं एंड इंडक्शन को जो होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं कुकिंग के लिए। बट अर्लियर टाइम पे क्या होती थी, हट्स होती थी जो कि सॉइल या फिर क्ले से बनते थे, जो कि हट के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड प्रेजेंट होते थे। वेदर को ध्यान में रखते हुए इनका यूज किया जाता था कुकिंग करने, इंडोर या फिर आउटडोर। अगर फाइन वेदर है, रेन नहीं हो रही है एंड सफिशिएंट सनलाइट है, एयर नहीं है, विंड नहीं है, तो उस कंडीशन में आउटडोर भी कुकिंग की जा सकती थी। रेनफॉल की कंडीशन में बहुत ज्यादा विंड है तो उस कंडीशन में क्या है, इंडोर कुकिंग करते थे। देन स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। तो इसके अलावा हाउसेस, पिट्स मिले और साथ साथ कुकिंग हट्स मिली और क्या मिला, स्टोन के टूल्स भी मिले। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called as Neolithic। तो अब यहाँ पर ये दो टर्म आते हैं, Paleolithic and Neolithic। इनका मतलब क्या है? Paleolithic का मतलब क्या हो जाता है ना कि इस टाइम पे जो लोग थे वो ज्यादातर स्टोन से बने हुए ऑब्जेक्ट का यूज करते थे एंड इसीलिए इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। तो ओल्ड स्टोन एज किसको बोलते हैं, Paleolithic को बोलते हैं एंड उस टाइम पे जो स्टोन के टूल्स अवेलेबल होते थे एंड इसलिए यहाँ पे दिया भी है क्या, पेलियोलिथिक टूल्स। और उसके अलावा न्यूलिथिक का मतलब क्या हो जाता है, तो न्यूलिथिक मतलब कि न्यू स्टोन एज। तो जो फाइनल स्टेज थी ना कल्चरल इवोल्यूशन की या फिर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस में, वो आती है न्यूलिथिक एज में। एंड इस टाइम पे जो स्टोन के टूल्स थे वो थोड़े से एडवांस हो गए थे एंड इसके बाद आती है कौन सी, ब्रोन एज आती है, ब्रोंज एज या फिर अर्ली पीरियड ऑफ मेटल टूल्स। तो क्या पहले स्टोन के टूल्स बनते थे एंड स्टोन के जो टूल्स थे उनका भी इवोल्यूशन हुआ। पहले कौन से टूल्स होते थे, पेलियोलिथिक टूल्स होते थे, फिर उसके बाद आ गए क्या, न्यूलिथिक टूल्स जिनमें थोड़ी सी एडवांस फीचर्स थे। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एजेस एंड मोटार्स एंड पेसल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। तो पहले सिंपल टूल्स होते थे पर न्यूलिथिक एज में आते आते कैसे टूल्स आए जिनको पॉलिश कर दिया था, जिससे कि कटिंग एजेस बन गई, फाइन एजेस जो कि कटिंग के लिए यूज होती थी। मोटार, पेसल ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज होने लगे। सो ऐसे न्यू काइंड ऑफ टूल्स बने कब, न्यूलिथिक एज में। मोटार्स एंड पेसल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे सेवरल थाउजेंड इयर्स लेटर। सो मोटार एंड पेसल जो है अभी भी ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज होता है और स्टार्ट कब हुआ था, 1000 इयर्स पहले हुआ था और अभी भी ये चल रहा है। At the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made of bone. So क्या उसके बाद रहा कि सेम टाइम पे जो Paleolithic types के टूल्स थे वो ऐसा नहीं था कि यूज होना बंद हो गए थे, वो कंटिन्यू थे एंड वो जो Paleolithic एज के टूल्स थे वो बाद में भी कंटिन्यू रहे यूज होना एंड यूज तो हो ही रहे थे, साथ साथ बन भी रहे थे वही सेम टूल्स। Many kinds of earthen pots have also been found। अब टूल्स के अलावा अर्दन पॉट्स भी बहुत सारी वैरायटी के थे। These were sometimes decorated and were used for storing things। तो पॉट्स को क्या कर देते थे, डेकोरेट कर देते थे एंड उसमें फिर कोई भी आइटम्स जो थे उनको स्टोर करते थे। People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now become an important part of food।
इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। सो ये जो पॉट्स में ग्रेन स्टोर हो रहे थे उसमें राइस, पल्सेस, व्हीट थे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट का। बिसाइड दे बिगिन वीविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। सो कॉटन को क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, तो इसीलिए कॉटन के क्लोथ्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। पहले क्या था, सिर्फ एनिमल्स की जो स्किन होती थी उससे क्लोथ्स बनाते थे, फिर स्लोली स्लोली इवोल्यूशन हुआ, उससे पता चला क्या कि कॉटन जो है वो भी क्लोथ्स बनाने के लिए यूज हो सकती है, दैट इज वाई कॉटन को भी क्लोथ्स बनाने के लिए यूज करने लगे। एंड क्या करते थे, कॉटन का जो फाइबर होता था उससे थ्रेड बना के क्लोथ बनाया, फैब्रिक बनाया, एंड फिर उसको क्लोथ को वीव कर लेते थे एंड स्टिच कर लेते थे। Did things change everywhere and all at once? तो ये सारे जो चेंजेस आए, फार्मिंग, हर्डिंग, हाउसेस मिलना, पॉटरी के जो एविडेंसेस है वो मिलना, तो ये सारा कुछ क्या एक ही साथ हुआ? नहीं। In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. तो काफी सारे एरियाज में इवन अभी भी ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग सिर्फ हंटिंग करके या फूड को गैदर करके अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं, बाकी कुछ जगह लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वहां पर वो फार्मिंग या फिर हर्डिंग की जो एक्टिविटीज होती है इसकी हेल्प से अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं। Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, और कई सारी जगह ये कंबाइंड वे में हो रहा है। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर सीजन में वो हर्डिंग कर रहे हैं, एक किसी पर्टिकुलर सीजन में फार्मिंग कर रहे हैं, एंड कभी वो हंटर और गैदरर्स भी बन जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है द सराउंडिंग एनवायरमेंट पे। यहाँ पर जो फिगर है, व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार, तो इस जार में क्या स्टोर किया जा सकता है। सो ये आपको आइडिया लगाना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो जार है यहाँ पर क्या स्टोर्ड, इसमें क्या स्टोर कर सकते हैं या फिर क्या स्टोर किया गया होगा। सो ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने काफी जगह देख लिया कि स्टोर क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में कैसे लोग जिंदा थे और मर रहे थे एंड इसकी क्या स्टोरी है। सो फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अभी हमने मैप 2 में मेहरगढ़ ऑलरेडी देख लिया था जहां पर स्क्वायर बॉक्स हमें फाइंड आउट करना था, तो अब आपको डबल से फाइंड आउट करना है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान। तो ये मेहरगढ़ कहां पर सिचुएटेड है, बोलन पास के बोलन पास। दैट मीन्स कि ये ना एक बाउंड्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रही है, उस टाइम पे ये ईरान को कनेक्ट कर रही थी। ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था, और बोलन पास अब एक माउंटेन पास है जो कि कहां से होके हुए जाता है, तोबा काकर रेंज से जाता है, बलूचिस्तान की है, एंड फिर ये जाता है कहां पर, पाकिस्तान में, और इसकी कुछ 120 किलोमीटर अराउंड बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान में भी है। एंड ये जो पास है वो 89 किलोमीटर का स्ट्रेच है। कहां पर है, क्यों नेम है इसका बोलन पास, क्योंकि ये बोलन रिवर वैली पे बना हुआ है। तो ये जो पास है उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था ईरान का। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। तो मेहरगढ़ जो है वहां पर क्या था, सबसे पहले लोगों ने व्हीट एंड बार्ले आइडेंटिफाई किया, कैसे शीप्स को रियर करते हैं, गोट को रियर करते हैं, ये सबसे पहले कहां पर पता चला था, मेहरगढ़ में। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, और ये एक अर्लीस्ट विलेज है। एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। तो इस साइट पे बहुत सारे एनिमल बोन्स मिले एंड वाइल्ड एनिमल के बोन्स भी मिले, जैसे कि डियर एंड पिग, तो ये हो गए नॉर्मल एनिमल, और फिर कुछ वाइल्ड एनिमल्स के जैसे के बोन्स भी मिले थे, और शीप और गोट के भी बोन्स फाइंड आउट किए गए। Other find as मेहरगढ़ includes remains of square और rectangular houses। और एनिमल्स के अलावा क्या और मिला, एनिमल्स मिले, ग्रेन्स मिले, इसके अलावा मेहरगढ़ में जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेस हैं इसके एविडेंसेस भी मिले थे। Each house had 4 or more compartments, some of which may have even used for storage। एंड हर एक हाउस में क्या होता था, एक या एक से ज्यादा कंपार्टमेंट, 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट थे, जिनमें की कुछ कंपार्टमेंट सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज होते थे।
When people die, their relative and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. और उस टाइम पे क्या बिलीव किया जाता था, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उसके जो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स होते थे ना, वो उसको रिस्पेक्ट देते थे. एंड रिस्पेक्ट कैसे देते थे, उनकी डेथ के बाद भी दे यूज टू लुक आफ्टर देम, मतलब वो उनका ध्यान रखते थे, क्योंकि वो क्या बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी एक सर्टेन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो होता है. बरियल इज वन सच वे, सच अरेंजमेंट है, जिसके लिए क्या करते थे वो उन पर्सन को जिसकी भी डेथ हो गई ना उसको बरी कर देते थे. दैट मीन्स कि लैंड की सरफेस पे डिग करके वहां पर एक पिट बना के उसमें बरी कर देते थे. सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, एंड इसीलिए मेहरगढ़ में बहुत सारी बरियल साइट्स जो हैं वो प्रेजेंट है. इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोड्स व्हिच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. और एक किसी केस में क्या कर दिया था कि वो पर्सन जिसकी डेथ हुई ना, तो उसके साथ साथ एक गोट को भी बरीड किया हुआ था. एंड इससे क्या सिग्निफिकेंस निकल रहा था कि वो जो गोट है वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाके क्या बन जाएगी, फूड बन जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन का. सो ये काफी सारे ऐसे एविडेंसेस और मिलते हैं जो कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखा, एंड उससे हमें ये क्लियर हुआ कि कैसे हंटर और गैदरर्स थे, फिर फार्मिंग स्टार्ट हुई. तो ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री के एंड इवोल्यूशन जो हुआ है डिफरेंट फूड आइटम्स का, सो वो यहाँ पर हमें पता चला. अभी यहाँ पर ये एल्सवेयर जो नोट है उसमें हम देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है. केव पेंटिंग इन फ्रांस, तो फ्रांस की जो केव पेंटिंग है ना वो यहाँ पर मेंशन है. क्या है इस केव पेंटिंग में, लेट्स सी. फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, तो अगर आपके पास एटलस है तो आप उसमें क्या फाइंड आउट करो, फ्रांस फाइंड आउट करो. तो पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम केव इन फ्रांस, तो ये जो पेंटिंग है ये कहाँ से है, फ्रांस से. दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago, तो ये जो पेंटिंग है ना और जो साइट जहां पर ये पेंटिंग है वो 4 स्कूल स्टूडेंट्स से उन्होंने आइडेंटिफाई की 100 ईयर पहले भी. पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses or oaks and older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer and bear. Painted in bright colors. तो यहाँ पर काफी सारे एनिमल्स की पेंटिंग थी. These colors were made from minerals like ochre and iron ore and charcoal. तो अब ये पेंटिंग बनाई कैसे थी उस टाइम पे भी, क्या ऑयल कलर्स, पेस्टल कलर्स ये सब होते थे, नहीं. उस टाइम पे जो मिनरल्स होते थे ना उनमें डिफरेंट कलर्स की हेल्प से बनाई जाती थी पेंटिंग. इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग वर डन ऑन क्रीमोनियल ओकेजन्स. तो ये जनरली क्या था, ऐसे नॉर्मली नहीं बनाए जाते थे, ये ओकेजन्स पे बनाए जाते थे. और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, या फिर जब वो पहले अपने हंटिंग के लिए जाते थे कोई भी पर्सन तो उसके पहले ये बना के जाते थे. सो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं ये पेंटिंग्स बनाने के. अब यहाँ पर एक वर्ड आया और, चारकोल. तो चारकोल तो कार्बन का फॉर्म होता है, क्लियर, एंड ब्लैक कलर का होता है जो जनरली आयरन की ओर है. आयरन क्या हो गया, एक मेटल हो गया, लोहा जो होता है, और एक ऐसा प्लेस हम बोल सकते हैं, या फिर और से ही आयरन मिनरल जो और मेटल जो है वो ऑब्टेन्ड होता है. और क्या हो गया, एक रिजर्वायर हो गया. हम एक एग्जांपल के लिए देख लें कि ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, सॉइल प्रेजेंट है और बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है, उनमें ही बीच में कहीं क्या है, आयरन है. तो और क्या हो जाती है, जहां पर ये आयरन का स्टोरेज मिलता है वो होती है और. तो आयरन और का ही एक मिनरल है क्या, ओकर, जिसमें कि कलर होता है ब्राइट कलर होने की वजह से इसको पेंटिंग बनाने के लिए यूज करते हैं. अब आता है क्वेश्चन आंसर्स. तो हम फर्स्ट देख लेते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस को, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे समझते हुए चलते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर है Complete the sentence. Hunter gatherers choose to live in caves and rock shelter because. तो जो hunter and gatherers थे वो क्या कर रहे थे, caves में रहना चूज कर रहे थे या फिर rock shelters में. क्यों, क्योंकि उस वहां रहने से उन्हें रेन से प्रोटेक्शन मिलेगा और विंड एंड सनलाइट से प्रोटेक्शन मिलेगा. सो बिकॉज दे फाउंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, विंड एंड सनलाइट. सेकेंड क्या है, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड. ग्रासलैंड कब डेवलप हुए, अराउंड 12,000 years ago. 12,000 years पहले ये डेवलप हुए. तो सेकेंड क्वेश्चन है, why do people
who grow crops have to stay in the same place for a long time. So जो भी लोग क्रॉप ग्रो करते थे उन्हें सेम प्लेस पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्यों रहना पड़ता था? तो जब कोई भी पर्सन सीड प्लांट करता है तो उस सीड को ग्रो करने में, डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. अब कौन से टाइप का सीड यूज हुआ है इस पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, डे, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स. तो अगर किसी सीड को डेवलप होने में, ग्रो करने में मंथ्स और ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो उस कंडीशन में उस सीड एंड ग्रेन और फिर प्लांट की टेक केयर करना होता है, उसको वाटर करना होता है टाइम टू टाइम, वीडिंग करना होता है. दैट मीन्स कि जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उसके सराउंडिंग में, एनिमल्स एंड बर्ड्स से बचाना होता है उन प्लांट को जब तक कि ग्रेन राइप ना हो जाए. और जब वो एक बार राइप हो जाते हैं ग्रेन्स, तो फिर क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट प्लेस के लिए मूव कर जाते हैं. बट एक क्रॉप को अगर ग्रो करना है प्रॉपरली तो फिर कुछ टाइम तक के लिए उधर पे रहना पड़ता था. थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट लेटर. सो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग मेहरगढ़ में रहते हैं वो हंटर्स थे, तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, पहले हंटर्स थे फिर उन्होंने हर्डिंग स्टार्ट कर दिया था. दैट मीन्स कि पहले हंटिंग उनकी प्रायोरिटी हुआ करती थी, फिर हर्डिंग हो गई थी. तो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला ये कि उन्होंने बोन्स मिले काफी सारे एनिमल्स के, जैसे कि डियर है, उनकी अर्लियर लेवल पे. तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हंटर्स जो थे वहां पर वो प्रेजेंट थे, मतलब कि वहां के जो लोग थे वो हंटर्स थे. और हर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, बिकॉज उन्हें जो शीप के बोन्स एंड गोट्स के बोन्स जो थे वो लेटर लेवल पे मिले थे. अर्लियर लेवल पे मिले दैट मीन्स कि वो हंटिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी फ्लैश है वो ईट कर दिया, और लेटर लेवल पे मिल रहे हैं दैट मीन्स की नेचुरल डेथ जब होती है तो उससे लेटर लेवल पे मिलते हैं. तो पहले क्या थे, हंटिंग थी, इसीलिए जो अर्ली लेवल पे बोन्स मिले वो डिफरेंट थे, एंड हर्डिंग की वजह से जो बोन्स मिले थे उसमें शीप एंड गोट की नेचुरल डेथ हुई थी, इसलिए उस टाइप के जो बोन्स थे वो लेटर लेवल्स पे मिले थे. देन लेट्स डिस्कस में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी ट्रैवल टुडे. तो ये जो हंटर गैदरर्स होते हैं ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल क्यों कर रहे थे और कितने अलग अलग वेज में ये एक जो अलग अलग वेज हैं जिसमें कि ये सिमिलर या फिर डिफरेंट है जो कि ट्रैवल करते थे प्रेजेंट टाइम पे और पास्ट में. तो वो हम यहाँ पर देखते हैं. थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है. फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हंटर्स एंड गैदरर्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव क्यों कर रहे हैं, क्लियर, और कितने डिफरेंट या फिर सिमिलर रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ट्रैवल करते थे. तो फर्स्ट रीजन क्या हो जाता है, क्योंकि अगर एक एरिया पे रहते हैं तो वहां पर जितने भी एनिमल या प्लांट रिसोर्सेज है वो सारे फिनिश हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा. सेकेंड रीजन क्या हो जाता है, अगर एनिमल्स को हंट कर रहे हैं और एनिमल मूव कर रहा है तो फिर हंटिंग करने वाले पर्सन को भी मूव करना पड़ेगा, इसलिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे थे. थर्ड रीजन क्या हो जाता है कि प्लांट्स एंड ट्रीज डिफरेंट सीजन में फ्लावरिंग ऑफ फ्रूट देते हैं, फ्रूट बेयर करते हैं. तो अब एक किसी पर्टिकुलर सीजन में जिस एरिया में आप ऑलरेडी रह रहे थे अर्ली पीपल, उधर के प्लांट्स एंड ट्रीज ने फ्रूट्स नहीं दिए, तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें दूसरे जगह पे मूव करना पड़ेगा, इसलिए मूव करना और एक रीजन था. देन लास्ट एक और रीजन क्या है कि जो वाटर है वो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग सबके लिए एसेंशियल था. तो जिस भी एरिया में रिवर्स एंड लेक्स थे, सीजनल थे, तो उस कंडीशन में मूव करना पड़ रहा था. पेरिनियल अगर रिवर्स थे, थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, तो मूवमेंट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्लियर है. सो ये सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हंटर एंड गैदरर्स मूव कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज फायर. सी पेज नंबर 15. व्हाई वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पस टुडे. तो कौन कौन सी 3 रीजंस है जिसकी वजह से जो हंटर एंड गैदरर्स थे वो फायर का यूज कर रहे थे. तो क्या क्या रीजन है, क्लियरिंग फॉरेस्ट एरिया, सेकेंड इज कुकिंग, एंड थर्ड वन इज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. तो इसके लिए अगर आपको फॉरेस्ट एरिया क्लियर करना है तो फायर का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना कि फॉरेस्ट फायर जो है वो एक्सपैंड हो जाती है एंड वो हार्मफुल कंसिक्वेंसेज लेकर आ सकती है. दैट इज वाई फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करने के लिए फायर यूज नहीं करना है. एंड इसका एक और रीजन क्या है, फॉरेस्ट फायर से फॉरेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा. दैट मीन्स कि डिफॉरेस्टेशन होगा, प्लांट्स चले जाएंगे, तो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो एनवायरमेंट में डिसबैलेंस होगा. दैट इज वाई फॉरेस्ट फायर नहीं.
सेकेंड कुकिंग, तो यस ऑब्वियसली कुकिंग के लिए फायर यूज करना नेचुरल है। एंड थर्ड आता है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, तो प्रोटेक्शन के लिए जरूर यूज की जा सकती है फायर, बट अभी ऐसी जगह पर बहुत ही रेयरली जाना होता होगा जहां पर कि एनिमल्स फ्रीडम से घूम पा रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स जो है वो कहाँ पर है, या तो जूज में है या फिर फॉरेस्ट में है, जहां पर जाना नॉर्मल ह्यूमन के लिए अलाउड नहीं होता है इन जनरल केसेस। अर्लियर टाइम पे जो फॉरेस्ट में ही रहते थे तो फिर उनके लिए ज्यादा सेफ्टी रिक्वायर्ड होती थी, तो वो फायर का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter and gatherers। तो फार्मर्स की और हर्डर की लाइफ हंटर एंड गैदरर से कैसे डिफरेंट है। फार्मर एंड हर्डर जो थे वो एक ही लोकेशन पे रहते थे, जबकि हंटर और गैदरर्स एक प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते रहते थे क्योंकि एनिमल्स का मूवमेंट होता था। फार्मर्स एंड हर्डर्स हट या हाउसेज में रहते थे, अगर वो एक लोकेशन पे रह रहे हैं तो उसके लिए वो क्या कर लेते थे, उस लोकेशन में हट्स एंड हाउसेज बना लेते थे। बट हंटर और गैदरर्स मूव कर रहे हैं तो इसलिए वो हाउस बनाने में अपना टाइम और जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो कहाँ पर रहते थे, केव्स में रहते थे। एंड इसके अलावा फार्मर्स एंड हर्डर्स जो होते हैं उनके लिए फूड सोर्स क्या होता था, क्रॉप्स होते थे या फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट। जबकि हर्डर्स जो होते हैं उनकी वो किस पे डिपेंडेंट होते थे अपने फूड के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि वो हंटिंग करके ही अपना फूड ऑब्टेन कर पाते थे। क्लियर है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर जो है वो एंड होते हैं। अब ये एक्टिविटी आपके लिए है, क्या है यहाँ पर, लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन एट प्रेजेंट, लिस्ट अनदर 2 दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन एंड 2 दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय मेन। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ एनी 2 ऑफ योर क्लासमेट। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन योर लिस्ट। क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 ऐसे टास्क या फिर काम लिखने हैं जो कि मेन एंड वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं, 2 टास्क ऐसे लिखने हैं जो कि सिर्फ विमेन परफॉर्म करते हैं एंड 2 ऐसे टास्क लिखने हैं जो कि सिर्फ मेन परफॉर्म करते हैं। और फिर इस लिस्ट को अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स की लिस्ट से कंपेयर करना है। सेकंड क्या करना है, लिस्ट द सीरियल्स यू ईट दैट यू ईट, डू यू ग्रो द सीरियल्स यू ईट, इफ यस ड्रॉ अ चार्ट टू शो द स्टेजेस इन ग्रोइंग देम। तो ऐसे कौन से सीरियल्स और ग्रेन्स है जो आप खाते हो, अगर वो सीरियल्स आपके फैमिली में कोई ग्रो करता है तो क्या करना है, उनसे पूछ के वो चार्ट बनाना है कि क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती है उसको ग्रो करने में। अब जरूरी नहीं है कि सबके यहाँ पर फार्मिंग होती हो, तो जिसके यहाँ नहीं होती है वो क्या करेगा, इफ नॉट ड्रॉ अ चार्ट टू शो हाउ दीज सीरियल्स रीच यू फ्रॉम द फार्मर हु ग्रो देम। तो अगर नहीं ग्रो होता है तो ये देखना है कि ये सीरियल्स आप तक कैसे पहुंचते हैं एंड फार्मर्स उन्हें कैसे ग्रो करते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पर ये चैप्टर 2 जो है वो एंड होता है। बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेट्स। कौन से डेट्स हैं, द मीसोलिथिक पीरियड 12,000 ईयर टू 10,000 ईयर्स अगो। मीसोलिथिक पीरियड कब से था, 12,000 ईयर्स से पहले एंड 10,000 ईयर पहले था। तो आपने अभी चैप्टर के बीच में पेलियोलिथिक एंड न्योलिथिक वर्ड तो देखा ही होगा। अब यहाँ पर क्या है, मीसोलिथिक। तो मीसोलिथिक का मतलब क्या हो जाता है कि इट इज रिलेटिंग टू और डिनोटिंग टू द मिडिल पार्ट। पेलियोलिथिक हो गया अर्ली स्टोन एज, न्योलिथिक हो गया न्यू स्टोन एज एंड मीसोलिथिक क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का पार्ट, मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोन एज। सेकेंड है बिगिनिंग ऑफ द डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन कब होना स्टार्ट हुआ था, अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो 12,000 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हो गया था डोमेस्टिकेशन। देन डोमेस्टिकेशन से मतलब एनिमल्स को टेम्प्ट करने लगे थे। देन है बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, 8,000 ईयर्स अगो। देन द बिगनिंग ऑफ द न्योलिथिक। न्योलिथिक जो एज थी वो कब आई, 10,000 ईयर्स अगो। सो न्योलिथिक के पहले क्या था, मीसोलिथिक एंड उसके और पहले था पेलियोलिथिक। तो अब यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है, चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री। आई होप आपको समझ आया होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सो हमने यहाँ पर चैप्टर को डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक पैराग्राफ को मैप में जो भी लोकेट करने का था, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर थे, सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट किया है। सो आप इसको जरूर ध्यान से देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करें। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड।